तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारे पास 2023 का सामान्य हिंदी का यूपी बोर्ड का पेपर है। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं अब की बार। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, कवि वचन सुधा। अब सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, श्रद्धा भक्ति निबंध लेखक के लेखक हैं, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ये थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, तो रंगभूमि जो उपन्यास के लेखक है वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर फोर्थ आ गया आपका कि कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं, तो उसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो उसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट पृथ्वीराज। ये ऑप्शन गलत रखा है इसका, कला और संस्कृति। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, तो उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक काल के कवि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम सर्ग। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, परिवर्तन किस कवि की रचना है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। तो ये आपका जो ये पैराग्राफ है, आप कमेंट करोगे तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से आपको दो दे के रखेगा आपको, अथवा में देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये लिख रहा है अथवा। अथवा में से आप एक तो ये कर सकते हो और अदरवाइज आप ये कर सकते हो, जोन सा भी आपकी मतलब आपको आसान लगे उस हिसाब से आप ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको चॉइस दे के रखेगा, मतलब एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये रखेगा, इसमें से आप इसमें से और अथवा वाले में से इसमें से किसी में से कोई भी एक कर सकते हो, उसका आपको आंसर देने हैं। जो भी आपको आसान लगे आप उसे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखनी है आपको। अधिकतम आपको जोन सा भी आसान लगे, पो जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इसमें से आप किसी भी एक का जीवन परिचय जो भी आपको आता हो या जो भी आपको आसान लगा आप उसका दे सकते हो। ठीक है ना। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है, इसी फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट खा। इसमें आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि इसमें से 5वें के कै वाले में से आपको एक करना है और खा वाले में से आपको एक करना है। ठीक है। दोनों 55 नंबर के आपको दिए गए हैं। तो इसमें से मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे, जो भी आपको तीनों में से आसान लगे, जो भी आपको आता हो आप वो कर सकते हो। ठीक है ना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। यानी कि एक ध्रुव यात्रा और पंचलाइट दोनों कहानी में से आपको सिर्फ केवल एक कहानी लिखनी है अपने शब्दों में। ठीक है। 5 नंबर की है ये, आपसे कर सकते हो जो भी आपको आसान लगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्वपीठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये 5 खंड दिए गए होंगे, क ख ग और ये घ ड च। आप कोई भी जो भी मतलब आपके कोर्स में हो आप इसमें से कर सकते हो। वैसे यूपी बोर्ड में तो फिलहाल आलोकवर्त है, आलोकवर्त खंड काव्य है। ठीक है ना। जो भी आप कर सकते हो। अब आता है अपना खंड क, ये आता है संस्कृत खंड में। संस्कृत खंड में आपको क्या होगा, ये दो गद्यांश दे के रखेगा, आपको उसमें से किसी केवल एक करना है अथवा वाला। ठीक है। जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। ऐसे ये क और ऐसे ये खा।
क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। यानी कि आपको 2 श्लोक गिवन रहेंगे यहाँ पर, आपको किसी जो भी आप पर आता हो उसमें से सिर्फ एक करना है आपको, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित लोकोक्तियाँ और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। जैसे कि हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ कंगन के आरासी क्या, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। वैसे भी ये आसान से ही दे रखे हैं, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें का निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है आपको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रविंद्र हो जाएगा, तो रविंद्र का सेकंड हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये 2 और एक है रमेश और अत्याचार, ये भी आपको इसी तरह करने हैं, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा पूरे पेपर का। अब क्वेश्चन नंबर मतलब 10वें का दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि फर्स्ट है हमारा आत्मनि, आत्मनि का हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये मैंने आपको बता दिया, ये मुझे पता था, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नामासु, नामासु शब्द में विभक्ति और वचन है, इसका आपको सेकंड है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वें का क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अविराम और अभिराम, ठीक है। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा आपका, अविराम का मतलब होता है अनवरत और अभिराम का मतलब होता है अनाकर्षक, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है अन्न और अन्य, अन्न और अन्य का आपको पता ही है अनाज, और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को 2 सही अर्थ लिखने हैं आपको। जैसे कि काल, जड़ और चपला। काल का हो जाएगा मृत्यु और अकाल, जड़ का हो जाएगा मूर्ख और मूल, चपला का हो जाएगा लक्ष्मी और बिजली, ठीक है। चलते हैं ज्ञ की तरफ। निम्नलिखित वाक्यांशों का सही अर्थ के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि जो वंदना करने योग्य हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा वंदनीय फर्स्ट, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। ये आपका लास्ट पेज है पेपर का। ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, जो जीता ना जा सके उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम बोलेंगे अज्ञेय, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अज्ञेय। अब घ में आ जाइए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको, जो भी इसमें से सरल लगे, मतलब जो आसान हो वो आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 12th क्वेश्चन पे आ जाइए। वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। यानी कि आपको वीर अथवा शांत रस की परिभाषा और एक उदाहरण के साथ लिखनी है, ठीक है। ख में आ जाइए। श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। आपको रूपक या श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए चौपाई पे। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखना है, इसकी भी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल लिखना है आपको, ठीक है। 2 नंबर के हैं ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। विद्यालय में नियुक्त होने प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना। यानी कि आपको इसमें एक पत्र लिखना है, और अथवा करके आपको एक और दिया जा रहा है, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। आपको जो भी आपको आसान लगे इसमें से आप वो एक पत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में से निबंध लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, क्या ख ग ड आपको जो भी आसान लगता हो आप उसका निबंध लिस्ट में से लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही मैं यहाँ पर यूट्यूब पर ऐसे ही पेपर्स लाता रहता हूँ, ठीक है।